वाले। ओके जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो ये हमारी ईपीएस है भाई, बात समझ आई है? ये राइट ना भी होता तब भी रिस्टेटेड आती है आज, क्योंकि प्रॉफिट की गलती पकड़ी गई थी। ओके, कहाँ बेटा? बेटा वो 2019 के लिए होता है, वो 2019 के लिए होता, ठीक है ना? ऑलरेडी ये काम कर नहीं चुके हम, ये 19 निकालते हुए ये काम हुआ पड़ा है ना, तो इसी 19 के ऊपर मैंने इसीलिए ये लगवाया। इस 19 के अंदर ये असर लगा हुआ है, तो इस 19 के अंदर ये बोनस का एलिमेंट साल के पहले दिन पहुंचा हुआ है। हाँ सर, इसका मसला है, ठीक, इसलिए वो 19 उठाया। अच्छा चलें जी, अब ये तो हो गया सवाल हमारा, ये हमारा सवाल था, ठीक है। अब फरमाइशी प्रोग्राम उस्ताद की तरफ से एडिशनल काम शुरू करते हैं। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, सोल्यूशन जरा देख लें, कोई शायद ये पॉइंट्स का फर्क होगा थोड़ा बहुत। ये कोई 15-16 नंबर का था, 2 पार्ट से 7-8 का, एक 7-8 का दूसरा। भाई ये यार अटेम्प्ट बता देना, इसके मार्क्स बता देना भाई। स्प्रिंग 2022 में बच्चे कह रहे हैं भाई। अच्छा जी, मैंने आपको शायद पहले दिन ज़ियारत कराई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि जो अर्निंग्स पर शेयर होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर बॉटम पे नजर आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पर बॉटम पे नजर आती हैं। मिसाल के तौर पे हमने नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन की। ये नेस्ले की फाइनेंस ऊपर बहुत सारी अंग्रेजी हैं। ये नेस्ले की फाइनेंस स्टेटमेंट्स में ये बैलेंस शीट में इक्विटी साइड है, लायबिलिटी साइड है। ये इनका, ये आप FR2 में पढ़ते हैं, ये FR2 वाले बच्चे हैं, ये वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। एसेट साइड है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और इन्होंने कंप्रीहेंसिव इनकम अलग रखी हुई है, ये भी ऑप्शन होता है। कुछ कंपनीज होती हैं वो कपूजी की तरह से होती हैं, ये कीनिया की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इजी नहीं है, इनको डिलॉयट ने किया हुआ है ऑडिट, ऐसी बात नहीं है, अच्छी वाली ये कंपनी है, ठीक है, जबरदस्त ऑडिट, जबरदस्त, इनके डिस्क्लोजर बड़े जबरदस्त बने हुए थे। खैर चलें, छोड़ें ये, किसी के लिए प्रॉफिट को छोड़ें, किसी के लिए, या ये 41 के लिए ओपन किया था, इसके बायोलॉजिकल एसेट्स थे। खैर चलें, छोड़ें इस बात को। इन्होंने क्या बनाया हुआ है? इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, यानी कि इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एक ही सफे पे बनाई हुई है, जिसमें बात सेल से शुरू होती है। सेल है, बीच में जो है ना ग्रीन आपके पढ़ने वाली, कॉस्ट ऑफ सेल है, अदर इनकम, सेलिंग एडमिन, इंटरेस्ट, फाइनेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। इन्होंने एक सफे पे शो किया हुआ है। ये है हमारे नेस्ले वाले, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को अलग सफे पे शो किया, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को अलग शो किया है। पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है। ये इनकी बैलेंस शीट है पैकेजेस की, ये इनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और इन्होंने भी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम अगले सफे पे। एक आइटम नहीं होता, ये तो आपका लेवल है कि स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्या है, जिससे रिवैल्यूएशन सरप्लस है। अगर FR2 में जाएंगे तो एक दो चीजें और आ जाएंगी, फाइनल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, तो काफी सारी चीजें होती हैं ना इसके अंदर, तो फिर अक्सर ना वो अगले सफे के ऊपर अलग कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अलग रखो यार, OCI अलग रख लो, ऑप्शन है, मौजूद है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन आ गए आपके सामने। ऑप्शन 1 प्रॉफिट एंड लॉस और OCI एक ही सफे पे शो किया हुआ है। ऑप्शन 2 प्रॉफिट एंड लॉस अलग सफे पे है, OCI अलग सफे पे है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है अगर तो आपने OCI अलग सफे पे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस को अलग सफे पे रखा है, तो EPS को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बॉटम पे शो करो। अदर कंपनी अगर अलग पड़ी है और प्रॉफिट एंड लॉस अलग सफे पे है, तो EPS को प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेज में बॉटम पे शो करो। अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड बेसिक उनकी सेम ही थी, ठीक है। और अगर आपने एक ही सफे के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया हुआ है और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी बनाई हुई है, तो फिर मजबूरी है फिर इसी सफे के एंड पे EPS शो करना, बीच में नहीं घुसाने की कोशिश करनी, बस सफे के बॉटम पे रखना, ठीक है। बेसिकली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने शो करनी होती है, लेकिन अगर OCI भी इसी सफे के ऊपर रखी हुई है तो कोई मसला नहीं, PCI के बाद अर्निंग पर शेयर शो करना। जी बेटा वो जब होगी तो देख लेंगे, फिलहाल तो मैं ये रिक्वायरमेंट डाल चुका हूँ आपके सवाल में, ठीक है। रीस्टेटेड वैसे मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये काम तो आपने पहले किया हुआ है। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये काम तो आपने किया हुआ है। अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स के अंदर मैं आपको नई चीज आज सिखाने लगा, EPS का नोट बनाना सिखाने लगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर फेस के ऊपर तो ऐसे नजर आ रही है, अब ये कैसे निकली है यूजर को बताना है। यूजर को क्या बताओगे? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला आप लगा के कोई नहीं देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस तरह से, ये वर्किंग्स करके नहीं देते इस तरह से, लेकिन यूजर को ये तो बताना है ना कि ये 162.17 कैसे निकला है, तो वो मैं आपको सिखाने लगा हूं प्रेजेंटेशन। लेकिन सबसे पहले तो आप पुराना काम तो ना भूलें, पुराना काम तो कर लें, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में वो सेल से कहानी शुरू होती थी और नेट प्रॉफिट तक आती थी। नेट प्रॉफिट ये वाला यूज करेंगे ना 66 और 48, अब ये नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट को सही कर लिया। 21 का प्रॉफिट सही होने के बाद 21 का प्रॉफिट सही होने के बाद 64 है, 20 का प्रॉफिट सही होने के बाद 59 है, तो 64 और 59, लेकिन ये 59 बड़े मुसीबत वाला है। ये क्या हो चुका है? तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि उन्होंने तो पुरानी बैलेंस शीट बनाई होगी, उसमें उनका प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा होगा 48 और उनकी उसके नीचे EPS आ रही होगी 2.5, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए निकाला था समझाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। हम तो अब ये वाली EPS प्रेजेंट करेंगे। खैर उसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 आएगा और 0 आएगा, फॉर द ईयर आता था ना, ये लो 20 आ गया और 0 आ गया,
ठीक हो गया। अब ये टोटल कहीं जाता नहीं था इसलिए मैं लिखता नहीं था, लेकिन आज चूंकि मांग क्या लिया गया हमसे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांगी गई है, तो ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है। एंड पे जाके बस इसका टोटल लिख दो, कोई मसला नहीं, 64 और 79। ठीक है जी। उसके बाद अब आज नई चीज है, और नई चीज क्या है, आपने ईपीएस बतानी है। ये शुक्र है कि मेरी आज ईपीएस जो है वो कोई डायल्यूटेड नहीं है। आज डायल्यूट होगी तो मैं अलग लाइन में शो करूंगा इंशाल्लाह, कल फिर ये सिखाऊंगा ना। फिलहाल तो आज सिर्फ बेसिक है तो मैं लिखूंगा, क्योंकि डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अगर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये लिख कर बताना जरूरी है कि बेसिक एंड डायल्यूटेड सेम है, ताकि यूजर को पता लग जाए कि कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो बेसिक है वही डायल्यूटेड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस, पूरा लिखना होता है पेपर में, तो बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है जी, बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। तो बच्चों से मैंने कहा क्या नंबर लें, कोई कहता 420, सचमुच बच्चे अपने अपने नंबर बता रहे। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इन में से देख लेते हैं। इसका नंबर 12 था, ऐसे ही मैंने ये सामने आ गया, वरना इसका नंबर होता तो मैं कहता 33 नंबर। कोई एक नंबर लगा लो नोट्स की तरतीब में, जैसे पीपीई का नोट होता था। देखो हमने आईएस 16 पढ़ा तो मैंने उसमें आपको पीपीई का नोट बनाना सिखाया था। फिर हमने आईएस 40 पढ़ा, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना सीखा। फिर हमने आईएस 8 पढ़ा, अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज का नोट बनाना सीखा, करेक्शन ऑफ एरर का नोट सीखा, एस्टिमेट चेंज का नोट देखा सीखा। आज आईएस 33 पढ़ लिया है तो आज ईपीएस का नोट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स इस तरह से होते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट का रेफरेंस होता है, नंबर पे जाकर देखते हैं कि ये कैसे निकला। ठीक है, ये काकूजी है, काकूजी 36 जारिया 4 कैसे निकाला आपने? निकाला जाके नोट नंबर 12 देखो। अब हम चले 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 अंग्रेजियां लिखनी, सारा कुछ आपने करना है। ज्यादा आगे निकल के वापस आए, वापस नहीं, ये रहा। ओ अर्निंग्स पर शेयर प्लीज, ये अर्निंग्स पर शेयर ये कैसे निकली है यूजर? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इतनी है हमारी, डिवाइड किया हमने इनको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, इसको डिवाइड करो इससे, तो ये आंसर आता है। चेक करके देखो यूजर चेक करके देखो। अब ये बताना है उसको, वर्किंग हम नहीं जो कर सकते होते, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नहीं जाता था, ये जाता है। ये डिस्क्लोजर जी कितना आ रहा है, यही आ गया। यूजर पता लग गया तुम्हें? यूजर नॉट, आई एम नॉट सेइंग लूजर, आई एम सेइंग यूजर। पता लग गया तुम्हें? लग गया पता? यही बात अब हम अपने सवाल में बताएंगे। ठीक है ना, तो बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस के लिए अब मैं नोट में जाता हूं। खैर मैंने निकाल तो ली हुई है, वो फिगर तो लिख लो जरा। ये 2.2 और 2.8 रीस्टेटेड, वो पहले टॉप पे लिखा हुआ है। प्रॉफिट नाम भी बदलता तो यहां रीस्टेटेड लिखा जाना था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह शेयर्स का, ये राइट शेयर्स का इशू होना। ये भी बदल देता तो ये लिखा करेंगे, ये एक लाइन अंग्रेजी में लिख के बताएं। देखो ना, रीस्टेटेड लिखना था ना, रीस्टेट क्यों किया, क्या रीस्टेट हुआ है, तो नीचे एक लाइन में सब नोट्स में लिख कर बताऊंगा कि वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आर गिवन द इफेक्ट ऑफ राइट इशू, वेटेड शेयर्स इन 20 आर गिवन द इफेक्ट ऑफ राइट इशू इन 2021। ऐसी कोई अंग्रेजी लिखकर बतानी होती है, लेकिन अभी तो इंशाल्लाह सिर्फ बनाना सीख लें। ईपीएस रिटेन अर्निंग्स में जाती है, चेंज इक्विटी में जाती है, ईपीएस जाती है चेंज इक्विटी में। किसका डिस्क्लोजर? उसने कहा है कि दे दें, नहीं कहा। वैसे उसूली तौर पे तो करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनता है, वो आपको बनाना आता है। उसके अंदर आपने ये अंग्रेजी लिखनी थी जो लिखा हुआ है, वो आपको बनाना सिखाया हुआ भाई। मैं तो आज ईपीएस की बात कर रहा हूं। अगर ये एरर ना होता तो भी ईपीएस की वजह से यहां रीस्टेटेड लिखा हुआ आना था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां कितना था 40, ये भी होता तब भी यहां रीस्टेटेड होता। क्यों? क्यों नहीं राइट इशू, क्योंकि ईपीएस बदल गई। और ईपीएस क्यों बदली है? राइट इशू। ना ईपीएस किस लिए बदली है? राइट इशू। और राइट इशू के बारे में अंग्रेजी में लिख के बताया करेंगे हम, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं, प्रॉफिट रीस्टेट, ये अभी मैं यही बात करके हटा हूं। ये प्रॉफिट रीस्टेट ना होता फिर भी ईपीएस रीस्टेट हो जाती है, और फिर भी हम यहां पर रीस्टेट लिखते हैं। और इसकी वजह हम बताते कि राइट इशू हुआ है इस साल में 21 में, जिसकी वजह से 20 के शेयर्स को हमने जो है वो ओके कल ही करेंगे इंशाल्लाह ये वाला काम। फिलहाल तो ये वाला काम पूरा कर लें। जी बताएं जरा रेशियो क्या आ गया, ईपीएस क्या आ गया जी 2021 की? कितनी उंगलियां हैं? 4 हैं, 5वां अंगूठा है। 2.2 है और 2.8, ठीक है। और ये रीस्टेट हो चुकी है। ठीक है, मैं प्रॉफिट को छुपा के कह रहा हूं, सिर्फ ये ईपीएस राइट इशू कैसे भी रीस्टेट होती तो हम ऊपर रीस्टेट लिखते। खैर अब ये तो यूजर के सामने 2.2 और 2.8 आ रहा है, भाई काकूजी में बैठे हुए थे अभी तक। ठीक है, कैलकुलेटर उठा के देखा, हाँ यही आंसर। चलो अब यूजर को यह बताना है हमने कि भाईजान ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो थोड़ा सा चीजों को ऊपर ले आते हैं। ओ आजा यार, होने नहीं बशीर कहता होने नहीं बशीर, रोटी का टाइम लग गया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब समझाओ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। यार आपको नहीं पता पेज नंबर क्या है? 570 मैं बता रहा हूं ना। चलो आपको नहीं पता चैप्टर नंबर कौन सा है? 10 है ना, बता रहा हूं ना मैं 10 है। ओके नाउ हम फिर आपको पता है नोट्स के अंदर जाते हैं। बैलेंस शीट के फेस पे एक फिगर नजर आई थी, बैलेंस शीट के फेस पर नजर आ रही है ना मेरी तस्वीर? हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा कर दो, मुझे आप लोग नजर आ रहे हो? ओके, बैलेंस शीट के फेस पर एक फिगर नजर आई थी, पीपीई की बुक वैल्यू, उसके सामने नोट नंबर लिखा हुआ था। जब गए नोट्स के अंदर तो तफसीलात ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेस के ऊपर एक फिगर नजर आई थी, नोट के अंदर तफसीलात ऐसे ही। यहां पर तो सिर्फ
एक फिगर है। अब इसकी तफसीलात के लिए नोट्स में जाएंगे, नोट्स के अंदर 12 लिखा है तो फिर वही लिखना है ना, यहाँ पे 13 लिख देना, ठीक है। हम अर्निंग पर शेयर के बारे में अपने यूजर को बताने लगे हैं। मुझे फॉर्मूला बताओ अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बस हाँ, ऑर्डिनरी शेयर्स ये लिखना है, ये लिखना है, लिखो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मैंने एब्रीविएशन यूज की है, मेरी मर्जी, मेरा पर्चा पास है, ओवर वेटेड एवरेज, आपने पूरा लिखना है पर्चे में, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। याद रखो ये रुपीस वाली फिगर होती है और ये नंबर शेयर्स नंबर्स में होती है, ठीक है। यूजर को बता रहे हैं, यूजर आप भी ध्यान रखो इस बात का। ओके नाउ अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी यूज किया आपने 2021 में? 64। और शेयर्स बस यही लिखना है, वहां ऐसे बस लिखना है कितनी अर्निंग थी 64। ऊपर देखो मैच भी कर रही है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 28। जी बोलो 64 डिवाइडेड बाय 28, बेसिक एंड डायल्यूटेड दोनों इकट्ठी निकली हुई है यहाँ पे। कल इंशाल्लाह ये अलग अलग निकालेंगे जब डायल्यूशन होगी तो, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिलहाल तो बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस जी कितना, अब यूजर को पता लगा अच्छा ये ऐसे निकला। ऐसे ही पिछले साल के लिए प्रॉफिट कौन सा उठाओगे? 59। और अब शेयर्स कौन से उठाओगे? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शेयर्स कौन से उठाओगे? 19 मिलियन ना। इसके लिए जो यूज हुआ है तो कैलकुलेटर पे करो, 19 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 30, 21 बोलो, ठीक है। याद रखने वाली बात बस ये छोटी सी है कि यहां पर जाहिर सी बात है जो शेयर्स लिए हैं वही करके दिखाने हैं ना। अब ये जो काम हुआ पड़ा होता है ना, ये इसके बारे में नीचे अंग्रेजी में एक लाइन लिख देते होते हैं हम कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आर गिवन द इफेक्ट, या यूं कह लें आर रीस्टेटेड ड्यू टू राइट इशू ड्यूरिंग 2021। का लिखना सिखाऊंगा इंशाल्लाह सवाल के अंदर, ठीक है ना। फिर इसमें भी याद करवाना, इसमें भी आके लिख लेंगे, फिलहाल ना लिखें। फिलहाल एक अगला मसला है वो समझें हमें। इस सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स कोई नहीं थे, इररिडीमेबल वाले, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे। अगर होते तो क्या होता? मैं अज्यूम करता हूं कि 2020 के अंदर मेरे 11 रुपए का इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड था और 2021 के अंदर भी मेरे पास कोई 6 रुपए का इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड था, मिसाल के तौर पे। अब अगर ऐसा था तो फिर ये 59 रहना था और ये मैं चेंज करूं, फिर वापस दोबारा चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, कैसे ना चेंज करें। इसलिए मैंने वापस वो नोट जिंदा भी तो करना है ना। अच्छा, यहां पे ये ना आते, बल्कि क्या फिगर आ रही होती? 59 माइनस 11 48 यहां पे नजर आ रहा होता यूजर को, और 64 माइनस 58 इधर नजर आ रहा होता, और नीचे आंसर भी उसी हिसाब से चेंज होता। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये होता यूजर यहां पे देखता 48 अर्निंग्स हैं, यहां पे देखता तो 59 अर्निंग्स हैं। अब वो सर पकड़ के बैठ जाता कि यार ये क्या चक्कर हुआ, 59 इधर शेयर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल तो पैट ही होता है, ये 59 है, यहां 48 क्यों यूज हो गया है? तो हम फिर उसको बताएंगे, एक रेकंसिलिएशन बनाकर देंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो है 59, उसमें से हमने माइनस किया है 11 रुपए इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स निकली हैं। यानी कि आपने यहां पर एक सब नोट बनाना होगा जिसको आप कहोगे 12.1। इसमें आप बताओगे यूजर को अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैसे निकलती हैं। पूरा लिखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भाई पूरा लिखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जी। पैट कितना है जी? 64 और 59। उसके बाद यूजर, ओ मेरे प्यारे यूजर, इसमें से लेस करना है प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल का, प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल का। तो यूजर आप जरा माइनस करो, इसको 11 माइनस करो और इधर से 6 माइनस करो, आंसर आता है बोलो 48, ठीक है। ये अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं। ये अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू, बेटा एक बार बात पूरी होने दिया करो, कभी मैंने रिपीट नहीं भी किया। चलते चलते बीच में जब रोकते हैं ना, एक बार रिपीट करते हैं। पहले रिपीट तब चीज होती है जब एक बार पूरी होती है। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ये जी हमने निकाल दी यूजर को, ठीक है। अब यूजर जब यहां देखेगा ना, अच्छा तो ये 64 और ये 58 इस वजह से डिफरेंट थे, अच्छा तो ये 59 और ये 48 इस वजह से डिफरेंट थे। लेकिन ये तो तब होता जब होमवर्क का सवाल होता, क्वेश्चन नंबर 6 होता और उसमें आप घर पे बना रहे होते। यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पे तो हमारे सवाल के अंदर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था। जब कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था तो ये यूज हुआ। लेकिन मैं एक काम जरूर कर देता हूं, मैं यहां पर 0 लिखकर आपका फॉर्मेट नहीं खराब करता। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था होता तो माइनस करते, लेकिन अभी चूंकि नहीं था इसलिए ये 64 और ये 59 ही है, और ये हमारा नोट बन गया जिंदगी में पहली बार अर्निंग्स पर शेयर का, ठीक है। अलग अलग तस्वीर बनानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई, ये नोट आ गया। इसके अंदर इंशाल्लाह कल सुने बेसिक ईपीएस में इससे आगे कुछ नहीं है।
लेकिन डायल्यूटेड ईपीएस में जब जाएंगे तो आपको पता है अर्निंग में कुछ चीजें ऐड होती हैं और शेयर्स में भी कुछ चीजें ऐड होती हैं, तो 2 सब नोट और बनेंगे। बेसिक ईपीएस अलग निकलेगी ना, तो 2 सब नोट और बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक अर्निंग उसको ये नजर आ रही होगी और एक ईपीएस में यूज हुई होगी, तो उसकी रिकंसिलिएशन बनाएंगे इंशाल्लाह। ये आईकैप ने वैसे अभी नहीं बनाया। अच्छा बेटा वो पहले करना था भाई, 1 मिनट। ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट मैंने ऐड किया, खुदारा ये मत समझना सवाल के अंदर लिखा हुआ था, मैंने ऊपर रिक्वायरमेंट भी इसलिए सामने कर दी। अच्छा जी, अब होमवर्क की तरफ आते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास से बाहर जा रहे हैं, तो होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क में एक तो क्वेश्चन नंबर 6 का नोट अब बन सकता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 भी अब ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, हो गया तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक एग्जांपल ऐड किया मैंने, वो एग्जांपल भी बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको डायल्यूटेड ईपीएस भी मिलेगी, उसका डिस्क्लोजर भी मिलेगा करने के लिए। मैंने तो करवाना ही है, लेकिन पहले अब आप करना शुरू करें। अगर कल का दिन लगा रहा हूं मैं तो मेरा आपकी पिटाई खूब होगी। और मैं बताता हूं, ये होमवर्क है जी। लेक्चर नंबर कौन सा आज भाई? 1 मिनट प्लीज, अब सवाल आप क्लास के बाद करिएगा, मुझे अब बात कंक्लूड करने दें जी। क्वेश्चन बैंक 6 और 7, एग्जांपल 22, नंबर नहीं लगा हुआ लेकिन पेज 540 पे आईकैप एग्जांपल 22 आपको नजर आएगी। नाम पता नहीं इसका क्या है, देख के को बता दे। फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ रेशियो हैंड आउट, ये कल मैं सुनूंगा, और स्टार्ट कर दें सॉल्व करना रेशियोज और इसके आई33 के एमसीक्यू। सारे नहीं करिएगा अभी, मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते में कोई 2 एक्स्ट्रा क्लासेस करूंगा जिसके अंदर ये हम काम कर लेंगे, बाकी रूटीन के अंदर नहीं, ठीक है। और इसमें आप लोगों के रजिस्टर्स के ऊपर अगर चाहत है आपकी कि IS33 हो जाए, तो एक सिटिंग के अंदर ये करने वाले काम है। आपने पास पेपर 1 करना है, आपने क्वेश्चन बैंक 2, क्वेश्चन बैंक 6, क्वेश्चन बैंक 5, क्वेश्चन बैंक 7 और ये एग्जांपल कोशिश करनी है कि ये कर लें। कल टेस्ट के अंदर रेशो डाल दें, चले रेशोज क्योंकि हैंड आउट आज दिया है तो रेशोज को टर्म टेस्ट में डालते हैं, ईपीएस समेत वो ईपीएस भी आ जाएगा, फिर कल का टेस्ट सिर्फ ईपीएस का कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा माजरत जी, फिलहाल तक टर्म टेस्ट का जो सिलेबस है वो है IS, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी से ऑनवर्ड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, IS8 करेक्शन ऑफ एरर हो गया था, IS8 रेशियोज और ईपीएस, इसमें से कुछ डालना होगा पिछला तो मैं खुद ऐड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।